मैं जहाँ नौकरी करता था उस होटल में एक खुफिया कमरा था। खुफिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जैसे लोगों का वहाँ पर जाना मना था। अगर हम गलती से चले भी जाते तो हमें कोई ना कोई बंदा वहाँ से वापस आने का इशारा करता और दूसरी बार वहाँ जाने से सख्ती से मना कर दिया जाता। इस बात से हमें कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि हमारा काम तो होटल में ड्यूटी देना था। मगर फिर भी एक इंसान के दिमाग में ये बात आती है। आज भी रोज की तरह मैंने देखा कि वेटर अमित उसी कमरे की तरफ जा रहा है। मेरा दिल किया कि मैं उसका पीछा करूं, उसके साथ जाकर देखूं कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है। वहां पर अनजान का जाना मना है। यही सोचकर मैं अमित के पीछे चला गया। दबे पांव उसी कमरे की तरफ रुक गया। आगे बढ़ा जा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे उसके नक्शे कदम पर चलते आगे बढ़ रहा था। तभी उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा और सख्त नजरों से मुझे खुलकर बोला, अपनी जान के दुश्मन क्यों बने हो? इस कमरे में कुछ ही लोगों को जाने की इजाजत है। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, वरना मुझ पर भी इल्जाम आएगा कि मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ लेकर जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। वैसे भी मेरा इस कमरे में कोई वास्ता नहीं था। मैं वापस आ गया। काउंटर में बैठा मैं यही सोच रहा था कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या होता है। तभी बाहर आकर एक खूबसूरत काली सी कार रुकी। मेरी नजरें कार की तरफ ही गई क्योंकि यह कार बहुत ही खूबसूरत थी। कार का दरवाजा खोला और एक बड़ी सुंदर लड़की चलती हुई होटल के अंदर दाखिल हो गई। मैं लड़की की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया था। वह बहुत खूबसूरत लड़की थी और उसके चेहरे पर कोई दाग ना था, मानो वह बेदाग सी थी। मैं उस पर नजरें जमाए बैठा ही था कि एक ग्राहक का ऑर्डर आया। मैं ऑर्डर लेने लगा। तभी वह लड़की कमरे की तरफ जाती दिखाई दी। मेरा दिल उस पर आ गया। पास बैठे दोस्त से मैंने कहा, यह लड़की इस कमरे की तरफ जा रही है, यहाँ हमारा जाना मना है। तुम क्या कहती हो? ये लड़की यहाँ क्यों आई है? मेरी बात पर अमित सोच में पड़ गया। यार, तुम आजकल की लड़की को जानते नहीं हो, पैसे और मतलब की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। यह लड़की भी उन्हीं लड़कियों में से एक होगी। वैसे भी तुमने इस लड़की को पहली बार देखा है, लेकिन मैं हर रोज इस कमरे में एक लड़की देखता हूँ, पता नहीं क्या करती हैं। फिर मैं उस लड़की का इंतजार करने लगा जो उस कमरे में गई थी। उसके वापस आने पर उसका दीदार हो जाना मेरे लिए खुशकिस्मती था। तभी मैंने उसी दिन ओवर टाइम ड्यूटी भी कर ली। मैं चाहता था कि किसी तरह उस लड़की का हसीन चेहरा देखने को मिल जाए, मगर दिन से शाम और शाम से रात हो गई और वह लड़की दोबारा नजर नहीं आई। वह लड़की मेरे लिए किसी हसीन ख्वाब से कम ना थी। तभी तो उसका इंतजार करने लगा, मगर उसको नहीं आना था और वह नहीं आई। मेरे साथी अमित को भी मेरे दिल की हालत का अंदाजा था। कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम उसी लड़की का इंतजार कर रहे हो, मगर तुम क्या यह भी जानते हो कि वहाँ जो लड़की एक बार चली जाए उस कमरे से वापस नहीं आती। उसका इंतजार करना बेकार है। मगर मेरे दिल से एक उम्मीद थी, वह मुझे एक दिन जरूर मिलेगी। मैं सोचने लगा कि शायद वह दूसरे दरवाजे से कहीं चली गई होगी। कल दोबारा अपने किसी काम से वापस आ गया। हमारे इलाके में ज्यादातर लोग घूमने के लिए आते थे। उनमें ज्यादातर लोग गैर मुल्क के होते थे। मैं कल का इंतजार करने लगा, शायद वहाँ कोई गैर मुल्की हसीना हो। यही सोचकर मेरी उम्मीद बढ़ गई थी। ठीक उसी समय दिन के 12 बजे काली कार होटल के मेन दरवाजे पर रुकी। मेरी तो खुशी की इंतहा ना रही थी, क्योंकि उस कार में से उसी लड़की की काट की एक लड़की निकली थी। मैं समझ गया कि यह लड़की ने तो अपना चेहरा ढक रखा है, जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं देख सका। मगर दिल में यही खुशी थी कि यह लड़की कहीं नहीं गई, बल्कि उसी होटल में दोबारा आई है। मैंने अमित को भी उसकी तरफ देखने को कहा। वह कहने लगा कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, यह कोई और लड़की है। उसने तो अपना चेहरा भी ढक रखा है। इस होटल में आने वाली लड़कियों पर अपना दिल मत ले जाना, यह तो आवारा और अयास लड़कियां आती हैं। तुम तो एक शरीफ घराने के लड़के हो। अमित की बातें मेरा दिल काट रही थी, मगर वह सही कहता था। भला एक होटल के कमरे में एक अकेली लड़की का क्या काम? अगर मर्द तो दिल लगी के लिए लघु नहीं देखता, बस औरत को एक फूल की तरह देखता है। मैं भी आज उसका दीदार करना चाहता था। जब अंदर की तरफ जाने लगी तो मैंने उसका पीछा किया। पता नहीं क्या था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। अमित ने मुझे मना भी किया, अगर तुम्हें मालिक के खास वेटर ने देख लिया तो वह तुझे
अच्छी खासी डांट सुनाएगा, क्योंकि गाड़ी से निकलने वाली लड़कियों को उस लड़के के साथ अमित अंदर कमरे तक लेकर जाता था। पर उस दिन मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैं उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा। बात सुनिए, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मगर उसने अपनी रफ्तार तेज कर ली। उसका बुर्का उसके कदमों में आ रहा था और वह बहुत परेशान और नर्वस लग रही थी। लगता था कि उसे मेरा बुलाना अच्छा नहीं लगा, मगर वह वही लड़की थी, मेरा दिल कह रहा था। तभी आगे बढ़कर मैंने उसका रास्ता रोक लिया, मगर यह देखकर मेरी आंखें फटी ही रह गई, क्योंकि यह वही लड़की नहीं थी, बल्कि मेरी अपनी सगी बहन थी। तुम यहाँ कैसे आई हो? मैंने उससे हैरत से पूछा। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसी वक्त वहाँ मालिक का खास वेटर उसे और मुझे गुस्से भरी निगाहों से देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मालिक को तुम्हारी शिकायत लगाऊं क्या? आजकल तुम इस कमरे के आसपास ज्यादा मंडराते हो, तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। उसने मुझे तेवर दिखाए, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी अपनी सगी बहन आज उस कमरे में जा रही थी और मुझसे सब्र नहीं हो रहा था कि मैं उसे इस कमरे से खींचकर बाहर ले जाऊं। इस कमरे में आज तक जो लड़की गई थी, अमित को छोड़कर, वह वापस नहीं आई थी, मगर मैं किसी को बता भी नहीं सकता था कि मेरी बहन इस होटल के खुफिया कमरे में गई है। आखिर यह मेरी इज्जत का सवाल था। मैं किसी से भी मदद नहीं मांग सकता था। इसकी बात पर सर झुकाकर वहां से चला गया, क्योंकि उस वक्त सोसाइटी गार्ड भी वही खड़ा था, मुझे देख रहा था। होटल की इतनी बड़ी मैनेजमेंट से पंगा लेना मेरी बस की बात नहीं थी। फिर मैं खामोश होकर काउंटर पर वापस आकर बैठ गया। भाभी का दीदार हो गया? मेरे पास कोई जवाब भी नहीं था। यार, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। मैंने अमित को सारी कहानी बताने का फैसला किया, क्योंकि अमित को बताए बगैर बहन को बचाने का कोई चारा भी नहीं था। उसे बताए बगैर मैं अपनी बहन की मदद नहीं कर सकता था। एक ऐसा जो मेरी मदद कर सकता था, जहां मेरी बहन गई थी, उसके बारे में किसी भी वेटर की अच्छी राय नहीं थी। मेरा तो दिल कांप रहा था। मेरे माथे पर एक ताना साहब। मैं अपनी बहन के बारे में सोच रहा था कि आखिर मेरी बहन के साथ क्या हो रहा होगा। थोड़ी देर के बाद अमित ने एक आदमी से बात की। वह भी बहन बेटियों वाला था, इसलिए वह मेरी मजबूरी समझ गया। मगर हम सब वहाँ बैठे थे, एक हद से ज्यादा एक दूसरे की मदद भी नहीं करते थे। उसने मुझे इजाजत तो दे दी, मगर मेरे ख्याल से तो उस कमरे को अंदर से बंद होना चाहिए था। मगर मैंने जैसे ही देखा कि कमरे का दरवाजा आसानी से खुल गया, लेकिन धड़कते दिल के साथ जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, तो कमरे को एकदम खाली पाया। कमरे में कोई मौजूद नहीं था और किसी तरह की कोई हरकत नहीं थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा। अभी तो मैंने अपनी बहन को इस कमरे में दाखिल होते देखा था, अभी के अभी वह कहाँ चली गई? मेरा दिमाग खराब हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इतने में बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। यह वही लड़का था जो बाहर आने का इशारा कर रहा था। मजबूरन मैं फौरन उस कमरे के बाहर निकला। बाहर निकलते ही मैंने उस लड़के से पूछा, तुम इस कमरे में क्या करने आते थे? यह कमरा तो खाली है, उसमें तो कोई नहीं है। मैं तो यहाँ शरबत देने आता था। 2 गिलास शरबत के मुझे पैसे दिए जाते थे, वही इस कमरे में पहुँचाना आता था। एक औरत मुझसे वह गिलास ले लेती थी, इसके बाद मैं वापस जाता। मुझे नहीं पता क्या होता है। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बहन आखिर इस कमरे में कहाँ गई। उससे पहले कि हम वहाँ से अपने कदम हटाते, मुझे कमरे की कालीन में कुछ हरकत सी महसूस हुई। मैं अंदर जाने ही लगा था कि उस लड़के ने मुझे खबरदार कर दिया और फिर एकदम कमरे की बिजली बंद हो गई। हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। यह जगह खतरनाक थी, यहाँ जाना आसान नहीं था, मगर यह लड़का मेरी मजबूरी समझता था। तब उसने एक सिक्योरिटी गार्ड को, जो उसका दोस्त था, उसने उसे सारी बातें समझाई। वह सिक्योरिटी गार्ड बुजुर्ग आदमी था। वह भी हमारी मजबूरी तकरीबन समझ गया था। उसने भी जब मेरी बहन के बारे में जाना, तो वह मेरी मदद के लिए तैयार हो गया। बोला कि मैं तुम्हें जाने की इजाजत तो दे दूंगा, तुम इस कमरे में जाकर जो चाहे करो। इस कमरे में आज तक जो भी लड़की गई है, वह दोबारा कभी वापस नहीं आई। इस कमरे की अच्छी तरह तहकीकात तुम खुद कर लो। हो सकता है तुम्हारी बहन किसी दूसरे की बात सुनकर अपने माँ बाप की इज्जत पर आँच नहीं आने दे सकती थी, लेकिन माँ बाप कहाँ थे? हालांकि मदद से पहुँच गया। मुझे नीचे ऐसी कोई लड़की नहीं दिखी। उसको अच्छी तरह चेक करने के बाद, एक टुकड़ा हटाने के बाद, एक लोहे के दरवाजे पर मैंने उसे अपने दोनों हाथों से उठाकर
दूसरी तरफ रख दिया। मैंने जल्दी से उस खाने में उतरने का फैसला किया क्योंकि मैं अंदर जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। और फिर अंदर आते ही मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। अंदर जैसे एक पूरी दुनिया आवाज थी। हर तरफ खूबसूरत कमरे बने हुए थे और टाइलों की ऐसी चमक देखकर मेरी आंखें हैरान हो रही थी। लगता था कि यहाँ पर मौजूद लोग तो दूसरी दुनिया के रहने वाले हैं। हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती थी। पूल के पास बैठी लड़कियां बेहद हसीन लग रही थी। लड़कियों की तादाद कोई 10-12 के करीब होगी, जबकि अमित के मुताबिक यहाँ अब तक 50 लड़कियां आकर होटल के कमरे में गायब हुई थी। मुझे अपनी बहन को ढूंढना था, मगर अभी मैं खड़ा था ऐसे तहखाने को देख रहा था। मुझे अपने पीछे किसी होने का एहसास हुआ और इससे पहले कि मैं पीछे मुड़कर देखता, किसी ने मेरे सिर पर दबाव डाला और कोई भारी चीज मेरे सर पर मारी। मैं बेहोश हो गया। मेरी आंखें खुली तो कई घंटे गुजर चुके थे, मगर मेरी खुशकिस्मती थी मैंने अपने सामने उसी सिक्योरिटी गार्ड को पाया जिससे कुछ देर पहले ही मुलाकात हुई थी। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ। उसने बड़ी मुश्किल से बताया कि मैं होटल के तहखाने में कैद हूँ, जहाँ आते ही तुम सिक्योरिटी की नजर में आ गए थे। मगर उस बॉडीगार्ड ने ना जाने कैसे सिक्योरिटी से बातचीत करके मुझ तक पहुंचकर मुझे बचाया, मेरा ख्याल रखा और मुझे उसमें लाने की कोशिश की। उनका शुक्रगुजार था, मगर उनकी परेशानी मुझे साफ नजर आ रही थी। बेटा जल्दी करो, तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल से आया हूँ। ना सिर्फ मेरी जान बल्कि मेरी नौकरी को भी खतरा है। बेटा तुम अपनी बहन के पीछे यहाँ तक आए हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की, वरना यहाँ तक आने वाली लड़कियों को एक अच्छी लड़की समझने की गलती मत करना। मैं उस जगह से वाकिफ तो था, मगर यह नहीं जानता था कि यहाँ पर कोई तहखाना भी बनाया गया है। यहाँ पर इन सब लड़कियों को कैद किया जाता है और यहाँ मालिक इन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। मैं तो तुम्हारी बहन को पहचानता भी नहीं हूँ। तुम्हें खुद इन लड़कियों में से अपनी बहन को तलाश करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊंगा जिससे होते हुए तुम इसे तहखाने से बाहर निकल जाओगे। मगर ध्यान रहे, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। सिर्फ अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाना, कोई चीज मत उठाना और ना ही किसी से फालतू बातें करना। मैं तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दूंगा। जल्दी से जाकर अपनी बहन को पहचानो। मैं बूढ़े अंकल की बात सुनने के बाद वहाँ से उठा और उठकर दूसरे कमरे में आ गया, जो खुले हॉल जैसा था। अब मेरी नजर उसी लड़की पर पड़ी जो मासूम सी सूरत बनाए उन सब लड़कियों में से अलग सी नजर आ रही थी। मुझे जल्दी से अपनी बहन को तलाश करना था, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। मेरी बहन कहीं अंदर वाले कमरे में भागती हुई आकर जोर से मुझसे लिपटकर रोने लगी। अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया और बिना किसी बातचीत मैं उसे वहाँ से बाहर ले आया। बॉडीगार्ड के बताए हुए रास्ते में से मैं वहाँ से निकल गया। उस लड़की का ख्याल मुझे अभी भी सता रहा था। मैं उसे भी इस नर्क से निकालना चाहता था। सच पूछो तो मैं पहली बार पहली नजर उसी पर पड़ी थी, मगर मुझे अपनी बहन की इज्जत प्यारी थी, इसलिए सबसे पहले मैं अपनी बहन को ही वहाँ से बाहर लाया। मेरी बहन मुझसे माफी मांगने लगी। मैंने उसकी किसी बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, बस उसे जल्दी से गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। घर आकर मैंने उसे गाड़ी में घसीटते हुए बाहर निकाला और माँ बाप के सामने किसी मुजरिम की तरह पेश किया। वह भी डर के मारे कांप रही थी। उसने बताया कि वह वहाँ किसी से मिलने नहीं बल्कि एक नौकरी की तलाश में गई थी। इसके बारे में बताया जा रहा था कि सैलरी बहुत ही ज्यादा है। मेरी बहन मेरी मदद करना चाहती थी, मेरा बोझ कम करना चाहती थी, इसलिए उसने यह कदम उठाया। वह जानती थी कि मैं इस होटल में पहले से ही जॉब करता हूँ, इसलिए उसे यहाँ के लोगों पर भरोसा भी था, क्योंकि मैं अपने घर में बहुत मैनेजमेंट की तारीफ किया करता था। वह मुझे बिना बताए अपनी जॉब का सरप्राइज देना चाहती थी, मगर मेरी बहन को शायद इस जालिम जमाने का नहीं पता था। यह जरूरी नहीं कि हर अच्छा दिखने वाला इंसान अंदर से अच्छा हो, उसके कई रंग हो सकते हैं। हम सब शुक्रगुजार थे कि मेरी बहन एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। मैंने अमित और उसके दोस्त और सिक्योरिटी गार्ड से दोबारा बात की कि इस खुफिया तहखाने को पुलिस की मदद से उन गुनाहों और बुराइयों का अड्डा बनाने से रोका जाए जो ना निकलने वाली दलदल की तरह होता है। मगर वह मुझसे यही कह रहे थे कि इस देश का इंसाफ भी बिका हुआ है। अगर तुम यह कोशिश करोगे तो अपनी भी जान से जाओगे। जो हुआ उसे भूल जाओ। मगर मैं आज तक उस हसीना का चेहरा भुला नहीं सका जिसे मैंने पहले दिन उस होटल के दरवाजे से अंदर आते देखा था। मैं अपनी बहन की इज्जत बचाने में तो कामयाब हो गया, मगर अपनी मोहब्बत हार गया। हमेशा के लिए खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ और आज भी खुद को उस लड़की का मुजरिम समझता हूँ। दोस्तों,
आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।